नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आपको जनरल इंजीनियरिंग का सिविल का पार्ट पढ़ाऊंगा। जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल प्रोडक्शन में चलती है। जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वह BMC जो कि सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का है, उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है वह पार्ट और जनरल इंजीनियरिंग में सिविल का पार्ट दोनों पार्ट सेम है, इसलिए यह सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ सकते हैं। तो इस लेक्चर को 3 ब्रांच वाले लोग देख सकते हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के BMC के जो सब्जेक्ट है उसमें सिविल का पार्ट आराम से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों में सिविल इंजीनियरिंग को इसलिए डाला गया है क्योंकि आप लोगों की ब्रांच में मैकेनिकल वालों में डिफरेंट टाइप की कभी कभी फाउंडेशन बनती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों की फाउंडेशंस बनती हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारा रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है, तो इतने थोड़े काम के लिए आपको अलग से पर्टिकुलर एक सिविल इंजीनियर नहीं अगर उपलब्ध है तो वहाँ पर जो मैकेनिकल इंजीनियर है वह भी इस काम को समझ जाए। एक और चीज़ होती है, जब भी हम कभी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं तो बड़ी पोस्ट पे तो रिक्रूटमेंट नहीं होता है सिविल इंजीनियर्स का, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर है जो मैनेजर पोस्ट पे पहुंचता है तो वो इन सब की चीज़ों की जानकारी स्वतः उसको होनी चाहिए। इसलिए इस सब्जेक्ट को एक इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में आप में सम्मिलित किया गया है, जिससे आप सिविल इंजीनियरिंग से भी वाकिफ़ हों। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर जनरेटर का फाउंडेशन बनना है या आपका ट्रांसफार्मर का फाउंडेशन बनना है या कोई मोटर का फाउंडेशन बनना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही उस फाउंडेशन का निर्माण करा पाए या उसके बारे में जानकारी रख पाए, इसलिए यह सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इंसर्ट किया गया है। सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक आपके में बताया गया है। तो इस बेसिक पार्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत आराम से धीरे धीरे चैप्टर जो है आप पढ़ते रहें और समझते रहें। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, मैंने ऊपर पहले फिगर ही डाल रखा है जिससे लोग वाकिफ़ हो जाएं, फिर पढ़ाई करते रहेंगे आगे। तो बात करते हैं कि ब्रिक की। तो देखिए, ब्रिक मतलब ईंट, ये आपको दिखाई गई है। यहाँ पर सीमेंट है, आगे मैं इन सब के बारे में बताऊँगा। ये आपका कंक्रीट, देखिए ये लेबर है, लेबर जो है वो कंक्रीट को एक ये रेनफोर्समेंट है, सरिया पड़ी हुई है, यहाँ पर कंक्रीट जो है वो डाल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये आपकी सैंड है, बालू है, रेत है, ये आपके रेनफोर्समेंट, यहाँ पर जो सरिया होता है उसको रेनफोर्समेंट बोला जाता है। ठीक है, स्टील बार्स बोलते हैं। और आपका ये ग्लास है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये सब जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हों वह क्या कहलाएंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहलाएंगे। उसके बाद ये प्लास्टिक के पाइप्स हैं, यहाँ पर ये वुड है, लकड़ी है, और ये आपके टाइल्स हैं। मैंने कुछ पार्ट दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको इनके बारे में जानकारी हो, इनके बारे में थोड़ी सी समझ डेवलप हो। बाकी जनरल आपके घरों में और इन जगहों पर, अलग जगहों पर आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो बात करते हैं इसके डेफिनीशन की। तो निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों के रूप में, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो रेत हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो लोहे की धातुएं हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो एग्रीगेट हो, एग्रीगेट बोले तो मिलावा, आप नॉर्मल भाषा में गिट्टी भी कह सकते हैं। तो जो भी ये पदार्थ हैं तो यह क्या कहलाएंगे, आपके सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री कौन कौन सी होती हैं। तो आपका पत्थर, ईंट, चूना, प्रकाश, सीमेंट। इस चैप्टर में मैं इन्हीं के बारे में अध्ययन करूंगा। यह मेन होते हैं जो आपको पढ़ना है। बाकी तो ग्लास हो गया या आपका प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। आपको बस बेसिक नॉलेज रखनी है। तो जो मेन मटेरियल्स हैं उनके बारे में ही आपको स्टडी करनी है। तो आपको मेन मटेरियल्स में कौन कौन से हो गए, आपके हो गए पत्थर, ईंट, चूना, प्रकाष्ठ बोले तो टिम्बर, है ना, टिम्बर या लकड़ी आप कह सकते हैं, और आपका सीमेंट। इनके बारे में ही आपको स्टडी करनी है। अब बात करते हैं स्टोन्स की कि स्टोन क्या होता है। तो देखिए, जितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वह क्या करते हैं, उन चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर तोड़े जाते हैं,
उन पत्थरों को बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, अगर वह छोटे छोटे टुकड़े एज इट इज बिना किसी मटेरियल के लगा दिए जाते हैं बिल्डिंग में, तो वह क्या कहलाता है? पत्थर कहलाता है। और उस पत्थर को बोला जाता है इमारती पत्थर, है ना। तो पत्थर का यूज जो है बहुत पहले होता था, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आर्चेज हो गई, किले हो गए कहीं पर, है ना, तो उन जगहों पर पत्थर का इस्तेमाल, पैरापिट वॉल, पुराने घर देखे होंगे, वहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब धीरे धीरे पत्थरों का इस्तेमाल कम हो गया है। कम इसलिए हो गया है क्योंकि पत्थरों को काटने छाटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर शेप में काटना पड़ता है। आप एग्रीगेट के गिट्टी की तरह काट के आप लगाएंगे तो वह स्टोन में नहीं आता, वह कंक्रीट में आएगा, जिसका वर्णन मैं आगे आपको करूँगा। ठीक है, तो स्टोन ऐसे पत्थर जो भवन संरचना निर्माण में प्रयोग किए जाते हों। अब यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया है ऐसे पत्थर, तो ऐसे पत्थर से मतलब ये है कि आप सारे पत्थर आप बिल्डिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए बसाल्ट है, आपका बहुत भद्दा पत्थर है, उसको आप भवन में तो यूज नहीं कर सकते। जो चीज़ बहुत चमकदार होगी या शाइनिंग होगी, जिसकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, उसी पत्थर को आप यूज करेंगे। तो सभी प्रकार के स्टोन्स नहीं यूज कर सकते, इसलिए इन्होंने क्लासीफाई ही कर दिया है कि आपके इमारती पत्थर। और फिर लिखा है इमारती पत्थर विभिन्न आकार रंगों में पाए जाते हैं। इमारती पत्थर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। और इमारती पत्थर आपके रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एबैटमेंट्स, लाइट हाउस, इन जगहों पर बांध में प्रयुक्त होते हैं। और इमारती पत्थर जो है आपका जो बिल्डिंग है उसके स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका टेक्सचर प्रदान करते हैं, उसको एक सुंदरता देते हैं, आकर्षक बनाते हैं बिल्डिंग को। ऐसे ही आप जो नॉर्मल जो है रेलवे स्टेशन पे जो पत्थर लगा हुआ है रेल पे, आप उसको भवन में नहीं यूज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका सभी पत्थर आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो पत्थर बिल्डिंग को आकर्षक भी बनाएं, बिल्डिंग को स्ट्रेंथ भी दें, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। और उन पत्थरों को क्या बोला जाता है? इमारती पत्थर। अब पत्थर को, जो बिल्डिंग के पत्थर हैं, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गुण होने चाहिए, पहला विद्युत का कुचालक होना चाहिए, मैक्सिमम कुचालक ही होते हैं एक अच्छे पत्थर में। और सारे गुण होने चाहिए जिसमें उसकी गढ़ाई जो है, उसका जो कटाई है वो बहुत आसानी से हो जाए। पत्थर मजबूत हो, दृढ़ होना चाहिए, है ना, शक्तिशाली होना चाहिए, संपीड़न भार उसका ज़्यादा होना चाहिए। और पत्थर जो है वो बहुत गाढ़े रंग का नहीं होना चाहिए। अगर बहुत डार्क रंग का पत्थर होगा, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, अगर डार्क कलर का पत्थर होगा तो फिर उसमें आपका जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन कम होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा तो उसमें शाइनिंग कम होगी, है ना। शाइनिंग कम होगी तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप घरों में पेंट कराते हैं, अगर आप ब्लैक से पेंट करा दें तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस तरह से पत्थर का जो कलर होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, है ना। यही कारण है कि आप जो है घरों में संगमरमर का यूज करते हैं, है ना, ग्रेनाइट का यूज करते हैं। उसके बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या उसका संपीड़न भार जो है वह ज़्यादा होना चाहिए, संपीड़न सामर्थ्य उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। संपीड़न सामर्थ्य बोले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद उसका अग्नि प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर पाने पर वह टूटने लगे। और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.8 तक होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.8 तक ही होती है जो बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्थर पूर्णतः टिकाऊ हो, वायुमंडलीय परिवर्तनों प्रभावों का कम पड़े। ऐसा नहीं है कि जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज़ है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट किस स्टोन पर ज़्यादा पड़ेगा? तो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जैसे जिसमें कैल्शियम होगा उसमें ज़्यादा पड़ेगा, है ना। या आप ये देखिए, जो स्टोन मॉइस्चर से क्रिया करेगा, पानी से क्रिया करेगा, उसमें आपका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। जैसे आपका आप लिए जाए चूना पत्थर ले आइए, तो चूना पत्थर जब लाएंगे तो वह जो बाहर की हवा है उसकी नमी से वह क्रिया कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना के विमुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे स्टोन यूज करें जिसमें आपका इरोजन ना होने पाए, या ना तो वो वाटर से क्रिया करे ना ही आपका हवा से क्रिया करे, ठीक है। अब बात करते हैं पत्थर के उपयोग के बारे में। तो पत्थर के उपयोग आपका
चाहे जिस टाइप की संरचना हो, सब में पत्थर का उपयोग होता था, होता है, लेकिन बहुत रेयर है ना। क्योंकि हम ये अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम उसका उपयोग बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम करते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि लाइमस्टोन, जिसे आपको बोलते हैं CaCO3 है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसका निर्माण चूना में और सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। रेलवे में, जैसे मैंने अभी बताया, रेलवे में बेलास्ट, यहाँ ब्लास्ट लिखा है तो इसका मतलब वो नहीं है ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब आपका बेलास्ट है ना, ब्लास्ट। ये जो रेल की पटरी होती है उसके साइड में जो स्टोन पड़े होते हैं उनको बेलास्ट बोला जाता है। ठीक है। आप इसको ब्लास्ट ना करके आप बेलास्ट कर लीजिए, जिससे आप ज़्यादा समझ पे पाएंगे, बेलास्ट कर लीजिए। उसके बाद सड़क की गिट्टी आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में इसको एग्रीगेट भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है। सीमेंट बनाने में, कृत्रिम पत्थर बनाने में, कंक्रीट का उत्पादन करने में और जलीय संरचनाओं में स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला आप देखिए, आपका चूना सीमेंट उत्पादन में, चूने में सीमेंट उत्पादन में, सड़क के आधार के रूप में, रेलवे में बेलास्ट के रूप में, कंक्रीट के उत्पादन के रूप में। बहुत हैवी स्ट्रक्चर है जैसे रिटेनिंग वाल है, प्रतिधारक वाल है, तो उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको मैं बहुत डीप में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। आप एक बेसिक जानकारी ले लीजिए जिससे आप उसके पेपर में लिख पाएँ। ठीक है। अब बात करते हैं पत्थर के भौतिक क्षेत्र परीक्षण। तो देखिए, पत्थर में क्या क्या क्वालिटी होती हैं। पत्थर जो है वो बनता है आपके मिलता है चट्टानों से। जो क्वालिटी चट्टान की होगी वही क्वालिटी पत्थर की होगी। अगर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो स्टोन बनते हैं, चट्टानें बनती हैं, चट्टानें 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली चट्टान होती है जिसका नाम है आग्नेय, दूसरी है अवसादी, तीसरी है मेटामॉर्फिक या कायांतरित। ठीक है। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। जो इग्नियस रॉक होती है या पेरिनियल रॉक होती है या प्रिंसिपल रॉक होती है ना, इस चट्टान का निर्माण कब होता है? जब वोल्केनो से मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, तब आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अब इसी आग्नेय शैल में जब यही जो मैग्मा ठंडा हो जाता है और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी या एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी यह मैग्मा बाहर बहने लगता है और बहकर फिर एक नदी के बहाव में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर ऐसे बनाता रहता है, फिर कंप्रेस होता रहता है, तो उसको बोलते हैं अवसादी। और यह कंप्रेशन बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं उसको, और एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कायांतरित या मेटामॉर्फिक। तो जो सबसे हार्ड रॉक होती है वह मेटामॉर्फिक होती है या कायांतरित होती है। ठीक है। जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, जो मैंने पहले ही बताया कि आपके एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वह फोलिएटेड होती है, परतदार होती है, लेयर वाइज होती है। तो जो लेयरदार होती है उसको बोलते हैं पत्रिल। अगर इस प्रकार अस्तरित है कोई रॉक या पत्रिल है कोई रॉक तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, वह अवसादी होगी, बहुत कम यूज करेंगे, है ना। अगर आपका ऐसी जगह है जहाँ पर लोड इंक्लाइन सरफेस पे आ रहा है, स्टोन के फटने के चांस हैं, तो वहाँ पर इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, आप अगर पत्थर आपका भारीपन आप देख रहे हैं, उसका भारीपन के आधार पे आप पता कर लें, उसके बाद उसका वाटर एब्जॉर्बेशन देख लें, है ना। पत्थर को पानी में घोल लें, और अगर पानी गदला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि पत्थर में जो है वो आपके मिट्टी का पार्ट है, इसका मतलब पत्थर आपका कमज़ोर है। देखिए, मैंने जो नोट्स दिए हैं, मैं नोट्स पढ़ के आपको सुनाऊं उसका कोई नतीजा नहीं है। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताता जा रहा हूं अपनी भाषा में, सरल भाषा में। और आप जब नोट्स पढ़ेंगे और मेरी भाषा लेक्चर को दोबारा या तिबारा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। आप लोग क्या करते हैं, जो वीडियो है, लेक्चर है, उसको आप पहला देखते हैं, उसके बाद स्क्रॉल कर देते हैं लास्ट तक। ऐसा ना कीजिए, आप लेक्चर को पूरा देखिए। पूरा देखने से एक तो आपका फ़ायदा है, आपको सारे लेक्चर याद हो जाएंगे, और कभी भी इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें कि आपका इस बार सेमेस्टर पेपर नहीं होगा।
200% सेमेस्टर पेपर होगा, बिकॉज कोविड जो है बहुत प्रीमियर आया है, बहुत पहले आया है, सेमेस्टर पेपर होना ही है। तो यह आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए और अपने जो लेक्चर जो आपको PDF भेजी जा रही है उसको आप विधिवत पढ़ें। ठीक है, तो ये हो गए आपके पत्थर के टेस्ट। एक तो उसके भार के आधार पर पता कर लें, अस्तरण के आधार पर पता कर लें, उसके टेक्सचर को देख के पता कर लें, है ना। पत्थर का टुकड़ा देखें कि ऐसा तो नहीं इसमें लेयर है, अगर वह दानेदार है, रवेदार है, लेयर नहीं है तो उसका मतलब पत्थर अच्छा है। पानी में घोल लें, अगर देखें उसमें सॉइल का पार्ट है तो उसको हटा दें। ठीक है, तो उसके बाद अब इतना ही है आपके स्टोन में। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्रिक। ब्रिक बोले तो ईंट। देखिए, ईंट का मैंने यहाँ पे फिगर दिखाया है, ये ब्रिक है। ब्रिक का जो डायमेंशन होता है वह उसकी लेंथ जो है वो आपकी 190 mm, हाइट जो है 90 mm और विड्थ जो है उसकी 90 mm। तो 190 इंटू 90 इंटू 90 की ब्रिक होती है। ब्रिक को हिंदी में आपके क्या बोलते हैं? ईंट। आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब ब्रिक का निर्माण कैसे किया जाता है? तो देखिए, ये जब स्टोन को हमें काटने में, छांटने में, तोड़ने में, लाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो फिर हमारे पास एक नया ऑप्शन आया जिसका नाम है ब्रिक या ईंट, है ना। उसको हम लेके आए। आज आगे अब जब सीमेंट पढ़ाऊंगा मैं तो उसका भी एक नया रूप है, अलग से हम लाए, क्योंकि हमें ब्रिक में भी परेशानी होने लगी। लेकिन ब्रिक का फिर भी आजकल यूज होता है इन जनरल टर्म्स में। तो स्टोन्स की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हमने जो है वो ब्रिक को लाना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है ये, हर जगह इसका यूज होता है। और इसको कैसे बनाते हैं? या सिलीसियस और आर्जिलियस, आप दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं। सिलीसियस बोले तो सिलिकामय या बालूमय, है ना, और आर्जिलियस बोले तो मृतिका या मृतिकामय, आप दोनों भाषा में बोल सकते हैं। तो इसको मृतिका बोले तो मिट्टी, बालू बोले तो सैंड को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, मृतिका बंधक का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको सही कर देंगे। ठीक है, तो ईंट को आपका मिक्स बनाकर और सुखाकर उसके बाद इसको पकाया जाता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ईंट को, जो आपकी मिट्टी होती है, उस मिट्टी को पूरी तरीके से गूँथा जाता है। गूँथने के बाद उसको पग मिल में बहुत अच्छे से मिलाया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, और उसके बाद ईंट को सांचों में ढाला जाता है, और ढालने के बाद उसको भट्ठी में सुखाया जाता है। लेकिन आप में ये सब चीज़ें नहीं है सिलेबस में, इसलिए आपको बस बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं पर अगर PDF में 1-2 फॉल्ट हो जाते हैं, टाइपिंग एरर हो जाती है, तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, अन्यथा उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ईंटों की माप जो है वो आपकी 19 सेंटीमीटर, वैसे जैसे मैंने बताया था 190 mm, 90 mm और 90 mm। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमने कोई ईंट मिलाई, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 190 होगी, ये 190 mm होगी, ये 190 mm होगी। तो भाई अब मसाले के साथ भी कितनी होगी, ये इस पर भी तो बात होगी कुछ। तो मसाले के साथ कितनी आ जाएगी, जो इसकी लेंथ आ जाएगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। ठीक है, 1 घन मीटर में कितनी ईंटें लगती हैं, 500 ईंटें लगती हैं। अगर 1 घन मीटर का मतलब एक ऐसे खड़ा कीजिए, है ना, जिसका लंबाई, ऊंचाई, लेंथ, ठीक है, और इसकी जो ये विड्थ है ये भी 1 हो। तो इस तरीके से यह पूरा 1 घन मीटर में कितनी ईंटें लगती हैं, 500 ईंटें लगती हैं या 500 ईंटें लगती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ईंट में चिकनी मिट्टी, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और CaO, यह मटेरियल मिलाए जाते हैं, जिसमें एल्यूमिना जो है 20%, सिलिका 60% और आयरन ऑक्साइड तो 3%, है ना, और बाकी CaO का परसेंटेज होता है। ठीक है, एक ईंट का भार जो है वह 3 kg होता है। अब ईंट के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो ईंट जो है वह आपकी चारों तरफ से पकी हुई होनी चाहिए। तो ईंट पकी हुई होनी चाहिए, समान रंग होनी चाहिए, दरार और सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, ईंट की अच्छी संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है उत्फुलन से मुक्त, आगे मैं इसके बारे में बताऊँगा।
इसको बोलते हैं एफ्लोरेंसेस। जब ब्रिक पे वाइट पाउडर आ जाता है तो उससे मुक्त होना चाहिए। ईंट का औसतन भार 2.75 से लेकर 3 kg तक होना चाहिए। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ इतनी होनी चाहिए 55 kg पर सेंटीमीटर। और ईंट को खुरचने पर निशान नहीं आने चाहिए, इस पर मेटेलिक साउंड सुनाई देनी चाहिए। जब दो ईंट को आपस में, ये ईंट है और दूसरी ये ईंट है, आप इसको आपस में टकराइएगा तो इस पर एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब बात करते हैं ईंट के उपयोग। तो नॉर्मल है, ईंट को जहाँ जहाँ आप देखो उनके बारे में लिख सकते हो। चिनाई कार्यों में, गलियों में, खड़ंजों में, भवनों में, नालियों में, चिमनियों में, मकानों के फर्श में, है ना। अगर रेनफोर्स कर रहे हो तो उसमें, है ना। क्या करते हैं, अभी आप कंक्रीट डाल रहे हैं तो कंक्रीट में सरिया डालते थे। पहले क्या करते थे, ईंट पे सरिया डालते थे, है ना। तो उसको बोलते थे आरबीसी, रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट, ठीक है, सॉरी रेनफोर्स्ड ब्रिक सीमेंट, ठीक है। तो आरबीसी बोलते थे। आज क्या हम उसको बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चूने, मसाले और सुर्खी बनाने में ईंट के भौतिक परीक्षण क्या होते हैं, कैसे हम ईंट को पता करते हैं। तो ईंट का जो लाल होनी चाहिए, ईंट बहुत अच्छी चेरी कलर की होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो मापें हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आपका धात्विक साउंड आनी चाहिए, मेटेलिक साउंड आनी चाहिए उसका, ठीक है। और ईंट को जब आप तोड़ो तो उसमें कहीं गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कहीं पे स्पेस बना हुआ हो, बीच में गैपिंग हो। पूरी तरीके से यूनिफॉर्म ब्रिक होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं कि हम जब साइट पे रहते हैं तो ईंट को कैसे पता करते हैं, तो उसका आकार टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम चट्टे में से कोई 20 ईंटें ले लेते हैं और उन 20 ईंटों में उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापी जाती है और जिसमें +-2 की छूट दी जाती है ना। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो वो टॉलरेंस दी जाती है कि चलो थोड़ा बहुत फ़र्क चलता है, कितना, +-2 mm का फ़र्क चलता है, ठीक है। यहाँ +2 लिखा है, इसको आप mm कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं लेक्चर में आपको ये सब बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना है, एक ब्रिक लेनी है और इस ब्रिक को एक जगह पर तोड़ देना है। और तोड़ने के यहाँ क्रॉस करने के बाद आपको इसका सरफेस देखना है कि इस सरफेस जो ब्रिक का है यह कैसा है। अगर यह यूनिफॉर्म सरफेस है तो हमारी ब्रिक ओके है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ब्रिक नॉट ओके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जल अवशोषण की। हम इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रिक लेंगे, ब्रिक को आप भट्ठी में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इसका पूरा पानी सूख जाएगा। उसके बाद इसका वजन कर लेंगे। वजन करने के बाद फिर 24 घंटे तक 30 सेंटीग्रेड जो पानी का टेम्परेचर हो वो 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो और उसमें इसको डुबो कर रख देंगे। 24 घंटे बाद फिर ईंट को उठाएंगे, उसमें से निकालेंगे टब से, और टब से निकालने के बाद उसको कपड़े से पोंछेंगे। कपड़े से पोंछने के बाद उसका वजन करेंगे और वजन करने के बाद फार्मूला लगाएंगे, W1 - W × 100/W। W क्या है, शुष्क ईंट का भार, और W1 क्या है, जल अवशोषित ईंटों का भार, जब कितना पानी ईंट ने अवशोषित किया है, ठीक है। अब ब्रिक जो है अपने भार का 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। अब होता क्या है, देखिए, अगर 20% पानी ईंट सोख रही है तो इसका मतलब ईंट में पोर्स हैं। क्या यह 30 सोखेगी तो भी तो पोर्स होंगे, तो क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है वहाँ पर कि अगर ब्रिक जो है 20% वाटर सोख रही है तो उसमें जो आप जब बॉन्डिंग करेंगे तो उसके सीमेंट का पार्ट उसके अंदर परफोलेट कर जाएगा और प्रॉपर बॉन्ड बना लेगा। बट अगर 20% से ज़्यादा पानी सोख रहा है, इसका मतलब उस ईंट में जो है वो छिद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और छिद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ईंट अपने आप में ही कमज़ोर है। तो इसलिए ब्रिक जो है वो 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। उसके बाद एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है उत्फ्लुएंट टेस्ट। उत्फ्लुएंट टेस्ट करेंगे, उसमें आपका क्या होता है कि ब्रिक लेंगे हम, ठीक है, और उस ब्रिक को पानी में रखेंगे ऐसे, जैसे ये मैंने प्लेट ली हुई है और प्लेट में ऐसे ब्रिक, इसीलिए मैंने फिगर डाला है। आपका यह ब्रिक रखी हुई है, ये आपकी तस्तरी या प्लेट रखी हुई हैं और इन तस्तरियों में आपने पानी डाला हुआ है, ठीक है, और ब्रिक को खड़ी रख देंगे। तो जब खड़ी रख देंगे तो कुछ दिनों बाद इसमें क्या होगा, आप जब हटा देंगे पानी से तो ईंट को देखेंगे और उसको अवकलन करेंगे जब, तो देखेंगे कि ये सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर इसके ऊपर जमा हो गया है हर ब्रिक में। देखिए, ये देखिए, सारी ब्रिक्स में सफ़ेद सफ़ेद आपका वाइट पाउडर जमा हो गया है। इसी को बोलते हैं उत्फुल्लन
या एफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इस टेस्ट के बारे में आपको पता चल गया। एफ्लोरेसेंस या उत्फ्लूअन यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि यह जो पाउडर है, यह पाउडर क्या होता है, यह साल्ट होता है, नमक होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक छिछली तस्तरी लेंगे और उसमें 2.5 सेंटीमीटर तक पानी भरेंगे। 5 या जो भी आप ईंटें लेना चाहें, सैंपल आप खड़े कर देंगे। जब आरंभ कर दे दी, पानी का वाष्पीकरण होता है, 5-6 दिन इसमें टेस्ट में लगते हैं। उसके बाद हम इस पर स्पॉट का परीक्षण करते हैं। अगर ईंट के ध्यान देने वाली है यहाँ पर, अगर ईंट के क्षेत्रफल का जो धब्बे पड़े हैं वह 10% से कम है, मतलब टोटल ईंट का एरिया और जो धब्बों का एरिया है वह ईंट के एरिया के 10% से कम है। ठीक है, तो क्या कह लेते हैं, उत्फुलन। ठीक है, मतलब बहुत कम है उत्फुलन और इतने में ईंट यूज कर सकते हो। और अगर यही परसेंटेज 50% से ज़्यादा है, वैसे तो हम उत्फुलन अगर 10% से ज़्यादा है तो हम यूज नहीं करते हैं, बट अगर 50% से भी ज़्यादा है तो इसको क्या करते हैं, अधिक उत्फुलन करते हैं। उस पूरी साइट को, उस पूरे जहाँ से वो मिट्टी आ रही है उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, या उस मिट्टी को बाद में क्या करते हैं, रीमेंटेनेंस करते हैं। उसमें अलग से कुछ ऐसे मटेरियल मिलाते हैं जिससे उसकी साल्टनेस को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईंट का भारतीय मानक 1077। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड, ये कोड होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल में या आपके मैकेनिकल में, इन दोनों में कोड होते हैं जिनके आधार पर इंजीनियरिंग वर्क्स किए जाते हैं। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग में इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैं जिसके आधार पर ईंट का वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें आपका वर्गीकरण जो किया गया है वो आपका कच्ची ईंटें या अनब्रंट ईंटें, जैसे आपने भट्ठे पर देखी होंगी, जो मिट्टी की ईंटें बना के कच्ची पाथ देते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपका कच्ची ईंटें या अनब्रंट ईंटें। इन्हीं को सन ड्राइड इंक ब्रिक्स बोला जाता है, जो आपकी सूरज की रोशनी में आपकी सूखती हैं या पकती हैं। ठीक है, तो इनकी संपीड़न सामर्थ्य जो है 15 से और आपके 30 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बर्न्ट ईंटें। या क्या होती है, सूर्य की रोशनी में पहले सुखा लेंगे और बाद में उसको भट्ठों पर पकाया जाता है, इसको बोलते हैं बर्न्ट ब्रिक। ठीक है, बर्न्ट ब्रिक भी कई प्रकार की होती है। प्रथम श्रेणी ब्रिक, तो प्रथम श्रेणी ब्रिक देखिए बिल्कुल चेरी जैसी, एकदम रेड कलर की चेरी जैसी आपकी नज़र आ रही है ना यहाँ पर। यह फर्स्ट क्लास ब्रिक है। ठीक है, यह क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है, तो इस ब्रिक को आप देखते ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ना तो पानी सूखेगा ना बहुत कच्ची है ना, एकदम यूनिफॉर्म। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। मार्केट में जब आप जाइएगा तो इसको अब्बल बोलते हैं देसी भाषा में, और यह सबसे महंगी ब्रिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रंग के बारे में, मैंने कह दी, धात्विक साउंड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। अब बात आती है सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक हल्की सी पीले रंग में होती है, जैसा कि मैंने ये आपको दिखाया है। इसमें धात्विक साउंड निकलती है बट कम निकलती है ना। और उसके बाद इसमें असमानता पाई जाती है, गैपिंग ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा सोखता है। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें मैं बता देता हूँ कि यह दोयम दर्जे की ईंट होती है, दोमा बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो ईंट में जो खरोच है वह नहीं पड़ती है, मतलब प्योरली कच्ची नहीं होती है। बट क्या करते हैं, जो भट्ठा हम जब लगाते हैं तो उसमें किसी में बहुत ज़्यादा आंच पड़ जाती है, तो वो दूसरे टाइप के ब्रिक बन जाती है। जो आंच के बहुत करीब होती है, जो आंच के बहुत दूर होती है, वह दूसरे तरीके की बन जाती है। जो बीच में होती है, जो यूनिफॉर्म पकती है, उसे ही बोलते हैं आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक। और जो बहुत थोड़ी दूर होती है उसको बोलते हैं सेकंड क्लास, है ना। तो इस ईंट में क्या रहता है, जब चिनाई करते हैं तो बहुत अच्छे से कोरे नहीं आती हैं, साइडें नहीं आती हैं, तो सजावटी कार्य के लिए यह ब्रिक उपयुक्त नहीं होती है। उसके बाद थर्ड क्लास ब्रिक, ये देखिए ईंट और पीली होती है, एकदम बस कच्ची ईंट के थोड़ा सा कच्ची ईंट से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसको बेस में ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसका रंग पीला होता है, नाखूनों से निशान पड़ जाता है। आप जैसे इसको आपस में ज़्यादा टकराओगे तो एक तो आवाज़ बहुत
अजीब सी आएगी, इसकी ठप ठप की आवाज़ आएगी, और जब बहुत तेज़ कर दोगे तो यह टूट जाएगी। संपीड़न सामर्थ्य बहुत कम होती है और जल बहुत ज़्यादा सोखता है। ठीक है, इसका उपयोग अस्थायी दीवारों में या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यूज किया जाता है। उसके बाद एक ब्रिक आती जो आग के बिल्कुल समीप होती है या जहाँ पर आग ज़्यादा पड़ जाती है, इस टाइप की ईंट आपने देखी होगी। इसी ईंट को बोला जाता है झामा, चटका या जली ब्रिक, है ना। इसको और बोला जाता है ओवरबर्न ब्रिक। क्या? ब्रिक जो ज़्यादा जल गई हो। ठीक है, तो इस ईंट में पकने के कारण यह टेढ़ी हो जाती है, आवाज़ बहुत भद्दी निकलती है इसमें, और बहुत बैंगनी या नीला रंग लिए होती है, पानी बहुत कम सोखती है, और प्रथम श्रेणी की ईंटों से अच्छी होती है। किस पर्पज़ में? स्ट्रेंथ के पर्पज़ में। लेकिन चूंकि यह इसका आकार टेढ़ा होता है इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, फाउंडेशन में यूज किया जाता है और कंक्रीट के स्थान पर इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मुझे आशा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये सभी ब्रांच के बच्चे इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट को समझेंगे। देखिए, आप लोग इससे सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट से ज़्यादा टच नहीं है। कुछ भी आपका क्वेश्चन बनता है आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मुझे, मेरे नाम हिमांशु वर्मा से पर्सनल, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अटैच हूँ, उससे मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक क्लासेस के नाम से फेसबुक अकाउंट है उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। @ लगा के हिमांशु वर्मा करके आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको जवाब मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपना ब्रांच और आप किस संस्था से हैं उस संस्था का नाम लिखकर और अपने क्वेश्चंस ज़रूर डालिए। कुछ और चाहते हों तो उसके बारे में बताइए, कुछ और वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहते हों, पढ़ाने में कुछ समझने में आपको दिक्कत आ रही हो उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हों तो उसको कमेंट ज़रूर करें। अपने ब्रांच के, देखिए मैं आप लोगों की ब्रांच से अभी तो वाकिफ़ हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि सिविल वाले बच्चे मुझे जानते हैं लगभग, क्योंकि उनके ही लेक्चर्स मैं अधिकतर पढ़ाता रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग अपने साथियों तक यह जो वीडियो लेक्चर है उसको पहुंचाएं और उनसे देखने के लिए कहें। ठीक है, एक और आपसे गुजारिश है कि आप जब भी वीडियो लेक्चर देखा कीजिए तो कॉपी पेन साथ में रख के और पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ, PDF जो मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। लेकिन जब आप वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो में कुछ पॉइंट हैं आपने नोट कर लिए, बाद में जब आपको PDF पढ़ना हुआ तो उसमें से आपने देख लिया। आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने अपने घर पे हैं कोरोना वायरस महामारी के दौरान, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, 4-5 आवर का अपने पढ़ने के लिए वक्त निकालिए, एक रफ पे कॉपी लीजिए और फिर लेक्चर देखने बैठिए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक है, इससे अच्छा आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जिसमें आप कभी भी किसी भी टाइम आप लेक्चर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी में क्या है, आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे पढ़िएगा तो एक टेम्परेरी टाइप में क्लास होती है, आप उस टाइम अगर एब्सेंट हो गए तो फिर आप लेक्चर नहीं देख पाएंगे। यहाँ ऐसा है कि आपको रात को 12 बजे देखना है, 2 बजे देखना है, या जब भी आप फ्री होते हैं तो उस टाइम देख सकते हैं। रही बात आपके क्वेश्चंस की या आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म गिनाए, फेसबुक अकाउंट गिनाया, आपका टेलीग्राम में अकाउंट गिनाया, पर्सनल अकाउंट गिनाया, जिसको हम डेली वॉच करते हैं, डेली देखते हैं किस बच्चे के कौन से क्वेश्चन हैं। हमारे बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टी हैं, मैं जवाब दूंगा और वो भी आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।